फणीश्वर नाथ रेणु भारतीय जनजीवन के बहुत बड़े कथाकार हैं। यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार का जीवन उतार चढ़ावों एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। बिहार के अररिया जिले के फोरबिसगंज के पास ओराही हिंगना गांव में 4 मार्च 1921 में जन्मे रेणु की शिक्षा दीक्षा भारत और नेपाल में हुई। प्रारंभिक शिक्षा फोरबिसगंज तथा अररिया में ग्रहण करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई देश के प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1942 में करते हुए ही वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देश की स्वतंत्रता के बाद 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसी आंदोलन के बाद नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। स्वभाव से विद्रोही रहे रेणु जी ने पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में भी अहम भूमिका निभाई। 21 अप्रैल 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वाराह वेंकट गिरि ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। 1975 में आपातकाल के विरोध में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यह सम्मान उन्होंने लौटा दिया। बिहार सरकार द्वारा स्थापित एवं निदेशक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा संचालित साहित्यकार कलाकार कल्याण कोष परिषद द्वारा आजीवन 300 रुपये प्रतिमाह आर्थिक वृत्ति उन्हें प्रदान की गई थी, जो उन्होंने अप्रैल 1972 से अक्टूबर 1974 तक स्वीकार की। इसके बाद पत्र लिखकर इसे भी लेने से इनकार कर दिया। केवल 56 वर्ष की आयु में रेणु का निधन पेट में अल्सर के कारण 11 अप्रैल 1977 को हो गया था। रेणु के लेखन की शुरुआत 1944 ईस्वी के आसपास हुई, जब वे क्षय रोग के कारण पटना में अस्पताल में भर्ती हुए। वहां से लौटकर उन्होंने कहानियां लिखी जो शीघ्र ही पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उनके प्रमुख कहानी संग्रह ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप है। रेणु के कथा लेखन का समय नई कहानी आंदोलन का ही समय है। वे नई कहानी के उन कहानीकारों में हैं जो कहानी में अभिजनवाद से पृथक रहकर अपने समय और समाज के असल संघर्ष को चित्रित करने में विश्वास रखते थे। वे कहानी को फैशन की तरह नहीं अपितु सच्ची मनुष्यता के चित्रांकन का कलात्मक उपकरण समझते थे। उनकी कहानियाँ किसी एक निश्चित अर्थ की मोहताज नहीं होती। प्रेमचंद की कहानी कला से आगे रेणु अपने परिवेश की ध्वनियों, गंधों और स्पर्शों को भी गद्य में अंकित कर देने का दुर्लभ हुनर जानते हैं। साधारण लोगों को प्रेमचंद की अनेक कहानियों में पहली बार स्थान दिलाया था, लेकिन इस साधारण लोगों की राजनीतिक चेतना और जातिगत अंतर्विरोधों को रेणु जिस तरह उद्घाटित करते हैं वह उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। अपनी कहानियों में रेणु पात्रों का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवहार देखने समझने में अत्यंत कुशल हैं। वे पात्रों के आचरण, व्यक्तित्व और क्रियाओं को बहुत बारीकी से देखते समझते हैं और ठीक तरह से अंकित भी कर देते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, रेणु की कहानियों में पात्रों की चेष्टाएं, भाषा आदि क्षेत्रीय वातावरण में घुली मिली होती है। इंद्रिय बोध, लोक कला, लोक धुनें रेणु की कहानियों में विशिष्ट उपादान है। रेणु की कहानियां जीवन के समस्त कलुष में भी आशा और सुगंध की खोज करती है। जीवन की तमाम निराशाओं के बावजूद उनके पात्रों का उत्साह बुझता नहीं और निर्धनता उनके पात्रों को जीवन के साधारण आनंदों को लेने से कभी नहीं रोकती। मामूली लोगों में जीवन का उत्साह देखना और उसे उमंग के साथ चित्रित करना ऐसे कथाकार के लिए ही संभव है जो अपने दलित, उपेक्षित लोगों से गहरा प्रेम करता हो। तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रेणु, तबे एकला चलो रे, ठेस, संवदिया और पहलवान की ढोलक जैसी प्रथम श्रेणी की कहानियों की एक लंबी फेहरिस्त है। रेणु के उपन्यास मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे आदि प्रमुख हैं। 1954 में प्रकाशित बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला आंचल से ही प्रारंभ हुआ।
आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसीलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। उनके उपन्यास मेला आंचल की बहुत चर्चा हुई है। अपनी कहानियों की भांति उपन्यासों में भी रेणु रूढ़ियों को तोड़ते हैं। नेमीचंद्र जैन ने उचित ही लिखा था कि मेला आंचल की सबसे अद्भुत विशेषता यही है कि उसमें मिथिला के निरंतर बदलते आज के एक गांव की आत्मा की गाथा है, और यह गांव सर्वथा विशिष्ट होकर भी केवल मिथिला का नहीं, जैसे उत्तर भारत का प्रत्येक गांव है जो सदियों से सोते सोते अब जाकर अंगड़ाई ले रहा है। भारतीय देहात के मर्म का इतना सरस और भाव प्रवण प्रस्तुतिकरण हिंदी में संभवत पहले कभी नहीं हुआ। अपने देहात के लोक जीवन का ऐसा विशद चित्र जिसमें केवल रंग ही नहीं, गंध और ध्वनियाँ भी समाहित हो गई है, वस्तुतः अनुभव और अर्थ की संश्लिष्टता से संभव हो पाया है। यहाँ जाति की मजबूत दीवारें दरक रही है और नया मनुष्य जन्म ले रहा है। प्रति परिकथा में नई मनुष्यता के समक्ष आ रहे संकटों की पहचान है। रेणु के ये दोनों आख्यान विकास की विषमता को भी दर्शाते हैं, तो राजनीति के और अधिक मनुष्य विरोधी होते जाने का अंदेशा यहाँ मौजूद है। उनके छोटे छोटे उपन्यासों पर भी पाठकों का ध्यान गया है। इनमें जुलूस का खास महत्व है, जो बांग्लादेश निर्माण की ऐतिहासिक घटना का साहित्यिक दस्तावेज बन गया है। रेणु ने कथा लेखन के साथ साथ कथेतर लेखन को भी महत्व दिया। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व उनके संस्मरण है। नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज है। उन्होंने अखबार का संपादन भी किया। उनके कथेतर लेखन को उनके कथा साहित्य की तरह ही वंचित मनुष्यता के पक्ष में साहित्य की आवश्यक कार्रवाई समझना चाहिए। बिहार की बाढ़ पर लिखे गए रिपोर्टाज उन्हें और बड़ा लेखक बनाते हैं, जिनके यहाँ कला बंधे हुए रूपाकार की मोहताज नहीं है। उन्हें लंबा जीवन नहीं मिला था। उनकी कहानियों पर फिल्में बनी और टेलीविज़न सीरियल भी। तीसरी कसम को हिंदी फिल्मों में दुर्लभ और अद्वितीय गौरव मिला है। रेणु ने प्रेमचंद की तरह गांवों को अपना विषय बनाया, लेकिन रेणु के गांव प्रेमचंद के गांवों से भिन्न है और उनके पात्र भी घीसू माधव के आगे के मनुष्य। समय व्यतीत होने के साथ रेणु का महत्व जिस तरह बढ़ा है, उससे उनके लेखन की गहराई स्वतः प्रकट होती है। मेला आंचल से उन्हें लेखक के रूप में मान्यता मिलने लगी थी। इसी बहाने हिंदी में आंचलिक लेखन की चर्चा भी हुई और इसे भी हिंदी साहित्य की एक प्रवृत्ति या धारा की तरह महत्व दिया गया। अभी उनके लेखन और जीवन पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जाना अपेक्षित है, जो उनके महत्व को और अधिक स्पष्ट करेगा। वे सिर्फ एक लेखक ही न थे, अपितु सामाजिक कार्यकर्ता और संवेदनशील नागरिक भी थे। उन्हें दो देशों के लोकतंत्र बचाने वाले आंदोलनों में भाग लेने का गौरव प्राप्त है। उनका सारा लेखन ही वंचितों के पक्ष का लेखन है। श्रेष्ठ लेखक, श्रेष्ठ नागरिक, रेणु को सत सत नमन।